तो नहीं, हमारे लोग नहीं कर सकते ये काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली स्थित अपने आवास से प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया। वहीं बंगाल चुनाव पर अमित शाह ने दावा किया है कि पहले चरण की 30 सीटों में से 26 सीटें बीजेपी जीत रही है। साथ ही अमित शाह ने असम में भी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल और असम के पहले चरण में भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया है। इसके लिए मैं मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये भारी मतदान बीजेपी के लिए शुभ संकेत है। मुझे उम्मीद है कि बंगाल के पहले चरण में 30 सीटों में से 26 सीट बीजेपी जीतेगी। असम में भी बीजेपी की सरकार बनना तय है। अभी असम में जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चेन्नई में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और अन्ना द्रमुक पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के सीएम जब मोदी शाह के पैर छूते हैं और उनके सामने झुकते हैं तो देख करके बुरा लगता है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मैंने एक तस्वीर देखी कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि अमित शाह के पैर छू रहा है और इस तरह का रिश्ता बीजेपी में ही संभव है, जहां आपको बीजेपी नेताओं के पैर छूने पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने झुकना पड़ता है। देश भर में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में होली और शब बारात के अवसर पर जामा मस्जिद के शाही इमाम ने लोगों से घरों में रहकर इबादत करने की अपील की है। दरअसल इस साल शब बारात 28 से 29 मार्च के बीच मनाया जाएगा। वैसे शब बारात को इबादत का त्योहार माना जाता है और शब बारात के मौके पर कई मुसलमान 2 दिनों का रोजा भी रखते हैं। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने एक वीडियो जारी करके इस बात को सामने रखा और कहा कि 28 मार्च के दिन शब बारात है, उसी रोज होली का त्योहार भी है। कोरोना वायरस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए सब लोग एहतियात बरतें। 28 मार्च इतवार के रोज शब बारात है और उसी रोज होली का त्यौहार भी है। कोरोना वायरस भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। एहतियात के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से उस रात के लिए दिल्ली और दिल्ली के अलावा मुख्तलिफ सूबों में कुछ हदायत जारी की गई है। खासकर अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ के लिए हिदायत जारी की गई है कि दुकानें ईशा की नमाज के बाद 8:30 बजे तक बंद कर दी जाएंगी और लोगों से ये कहा गया है कि वो घरों में इबादत करें या फिर मोहल्ले की छोटी मसाजिद में इबादत की जा सकती है। मेरी अपील है कि एहतियात के पेश नज़र सड़कों पर भीड़ भाड़ से गुरेज करें और शब बारात के रोज लोग घरों में या फिर मोहल्ले की मसाजिद में ही इबादत करें। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस को शिवसेना और एनसीपी की नजदीकी खटकने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने यूपीए के चेयरमैन पद के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की लॉबिंग कर रहे शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत को आईना दिखाते हुए उन्हें पवार का प्रवक्ता बता दिया। वहीं इसके बाद पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की पुत्री विधायक प्रणीति शिंदे ने भी राउत पर निशाना साधा। इससे चर्चाएं शुरू हो गई और राउत के पवार प्रेम से महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ खेल हो सकता है, इसके आकलन लगाने शुरू किए गए। वहीं इतने हमलों के बाद राउत ने भी एक ट्वीट करते हुए लिखा कि बुरा ना मानो होली है। हालांकि इस ट्वीट से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि राउत ने किस पर हमला बोला है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे कांग्रेस के ऊपर पलटवार माना जा रहा है। तो सीधी तौर पर संजय राउत के ऊपर कहीं ना कहीं नाराजगी पटोले ने अपनी जाहिर करी और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि जिस तरीके का प्रेम अब नजर आ रहा है, ये प्रेम कहीं घातक महाविकास आघाड़ी के लिए ना हो जाए। लगातार जो राजनीतिक विशेषज्ञ वो ये मान रहे थे कि महाविकास आघाड़ी सरकार का साथ मिलकर के चल पाना बहुत मुश्किल सा नजर आता है, लेकिन अब स्थितियां महाराष्ट्र में कुछ वैसी दिख भी रही हैं जिस पर
संजय राउत का भी एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा बुरा न मानो होली है। और एक ट्वीट में जब उन्होंने एक तस्वीर को साझा किया तो उन्होंने कहा कि आसमान में उड़ना कोई बुरा नहीं, लेकिन अगर आप जमीन की कीमत भूल जाएं तो ये गलत है। वो अलग बात है कि अभी तक इससे आकलन बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप नहीं कह सकते कि किसका किया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारे का हलचल ये बता रही है कि कांग्रेस के लिए ये ट्वीट संजय राउत की तरफ से किया गया है। केरल में 6 अप्रैल को 140 सीटों के लिए मतदान होना है। इससे पहले यहां चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलडीएफ और यूडीएफ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं एलडीएफ और यूडीएफ दोनों से यह पूछना चाहता हूं कि स्टेट में 100% लिटरेसी होने के बावजूद और 100% लिटरेसी का एडवांटेज स्टेट को होने के बावजूद यह केरला स्टेट दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन में क्यों पीछे है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस जिसके कारण से यह केरला स्टेट बहुत सारे दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में काफी पीछे है? मैं यह मानता हूं कि इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि इंडिपेंडेंस के 7 डिकेड्स के बावजूद यह स्टेट एलडीएफ और यूडीएफ की क्लचेज से बाहर नहीं आ पाया है। जनता यह महसूस करती है कि इस स्टेट को एक न्यू पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की जरूरत है और वह न्यू पॉलिटिकल अल्टरनेटिव यदि कोई दे सकता है तो केवल वह बीजेपी दे सकती है। यूडीएफ और एलडीएफ लंबे समय से फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। इसमें से विक्ट्री चाहे एलडीएफ की हो अथवा यूडीएफ की हो, अल्टीमेटली डिफीट केरला की जनता की हो रही है। और एक सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि केरला में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ वाय पायटे यानी वाक युद्ध कर रहे हैं और वहीं यहां से 2000 किलोमीटर दूर वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट अवर प्रेमा तिलानु यानी वी आर इन लव, ये वेस्ट बंगाल में है। मैं यह मानता हूं कि अब यूडीएफ हो अथवा एलडीएफ, इनका समय समाप्त हो चुका है। जितनी भी हमारी सेंट्रल स्कीम्स हैं, सारी सेंट्रल स्कीम्स को प्रॉपरली और इफेक्टिवली वी विल इंप्लीमेंट इन केरला स्टेट। एससी एसटी कम्युनिटीज जो लैंडलेस हैं उनको भी 5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड भी प्रोवाइड करेंगे। बीपीएल फैमिलीज को पर ईयर 6 गैस सिलेंडर्स भी प्रोवाइड करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला नहीं हुआ, ये ममता बनर्जी की निराशा के कारण हुआ है। ममता बनर्जी सत्ता में आई थी सीपीएम के विरोध में, लेकिन ये सीपीएम से भी आगे बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने ममता की तुलना उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के अंदाज में चल रही हैं। ममता बनर्जी अपने विरोधियों की हत्या करना चाहती हैं। अपने विरोधियों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती हैं। इन्होंने आतंक का रूप ले लिया है। शुभेंदु अधिकारी के गाड़ी पर अटैक नहीं हुआ है, ये ममता बनर्जी के फ्रस्ट्रेशन के कारण हुआ है। ममता बनर्जी आई थी सत्ता में सीपीएम के हिंसा के विरोध में। लोकतंत्र में हिंसा का जगह नहीं है, लेकिन ये अब सीपीएम से भी आगे बढ़ गई है।
कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग के स्टाइल में चल रही है, अपने विरोधियों की हत्या करना चाहती है, ये अपने विरोधियों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती है, ये आतंक का रूप ले ली है। लेकिन इसका सफाया 2 मई को दिखेगा। ये हिंसा नहीं, अहिंसा चाहिए, शांति चाहिए। फ्रस्ट्रेशन है ममता बनर्जी का, सत्ता से जाना तय है। इस साल पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के चलते पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 17 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है, तब राहुल गांधी ने इसे लेकर भी सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों में की गई इस कटौती को विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में ये कटौती चुनावों की वजह से की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चुनाव के कारण केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 17 और 18 पैसे प्रति लीटर कमी की है। बचत की इस धनराशि से आप क्या क्या करेंगे, ये ट्वीट करके राहुल गांधी ने पूछा। सिद्धार्थनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सर्विलांस टीम को गुम हुए 133 मोबाइल बरामद हो गए हैं, जिनकी कीमत 13,33,000 रुपए से अधिक बताई जा रही है। आपको बता दें कि बरामद मोबाइलों को पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी ने मोबाइल धारकों को सौंपा, तो धारकों ने मोबाइलों को पाकर के पुलिस के इस कार्य की प्रशंसा की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस टीम को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा हमला बोला। शिवसेना के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम में संजय राउत ने बहुत बड़ी बात कही थी। राउत ने कहा कि देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया। उन्होंने आगे लिखा कि मुंबई पुलिस आयुक्त के दफ्तर में बैठकर सचिनबाजी वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं होगी। आपको बता दें कि सामना के साप्ताहिक कॉलम रोक टोक में शिवसेना नेता संजय राउत ने सवाल करते हुए लिखा कि आखिर एक एपीआई लेवल के अधिकारी सचिन वाजे को इतने अधिकार किसने दिए, यही जांच का विषय है। शिवसेना सांसद ने आगे देशमुख पर हमला बोलते हुए कहा कि अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया। जयंत पाटिल, दिलीप वलसे ने गृह मंत्री का पद स्वीकार करने से मना कर दिया था, तब ये पद शरद पवार ने देशमुख को सौंपा था। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मुझे याद है, बस 100 रुपए के लिए मैंने पहली बार बिना कुछ सोचे किसी के कहने पर वो पैकेट डिलीवर किया था। क्या करता, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, जब तक ये पता चला कि जो पैकेट मैं कुछ पैसों के लिए डिलीवर करता था उससे नशे का कारोबार होता था। तब तक मैं खुद इस दलदल में फंस चुका था। पर मैं गांव से यहां कुछ बनने आया था, सड़कों पर मरने नहीं। इसलिए मैंने लड़ाई लड़ी और जीती भी। डिलीवरी तो आज भी मैं करता हूं और कोशिश करता हूं कि जहां तक हो सके मेरे जैसे किसी को भूखा ना रहना पड़े, ताकि उन्हें कुछ गलत डिलीवर करने की नौबत ना आए। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क। नमस्कार बच्चन साहब, आइए आइए आइए। हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए। डोनेशन? जरूर जरूर। कहाँ है डोनेशन बॉक्स? ये रहा। मिल गया मैं डोनेशन। ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान। स्विच ऑफ हुआ यहाँ,
अरे लाइफ ऑन हुई वहां, प्लास्टिक छोड़ झोला लिया, बचाई जीवों की जान। ये छोटे छोटे दान करे बड़ा योगदान, कुछ हरे भरे काम अपने धरती के नाम। कहाँ बंद हुआ नल, वहां बदला देखो कल, करके कारपूल, हवा में घुली मुस्कान। ये छोटे छोटे दान करे बड़ा योगदान, कुछ हरे भरे काम अपने धरती के नाम। कुछ हरे भरे काम अपने। समझ गए? हाँ हाँ समझ गया सर, अंदर नल ऑन है। चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि यहां हाईवे पर तेज रफ्तार टेम्पो और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मरने वालों में 5 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी शवों को कब्जे में लेकर के पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक टेम्पो में 15 लोग सवार थे। मारे गए सभी लोग तमिलनाडु के थे, जो श्रीशैलम की यात्रा के लिए नेल्लोर गए थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है। वहीं इसको लेकर सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह ने एक बयान दिया है। आइए आपको सुनाते कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मोदी जी की आंधी चल रही है और इस आंधी में, आंधी जब आती है ना तो कोई टिकता नहीं रास्ते, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं। इस बार बंगाल में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि बंगाल हमारे देश का आर्थिक राजधानी पहले हुआ करता था, मुंबई नहीं था, लेकिन इन वामपंथियों के द्वारा, टीएमसी के द्वारा पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया और मोदी जी पुनः बंगाल को आर्थिक राजधानी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। कलकत्ता का विकास करना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल का विकास करना चाहते हैं और पूरे जनता का मूड आपने देखा ना कि लोग कहते हैं भाजपा को मुसलमान वोट नहीं देता। मैं तो रोज टीवी देखता हूं तो 150 मुसलमानों का इंटरव्यू किसी न किसी चैनल में दिखता है। वह लोग भी उब चुके हैं इनकी राजनीति से। इन्होंने वहां पर सिर्फ राजनीति किया, विकास का कार्य नहीं किया। इसलिए इस बार पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बड़ी दुर्घटना हो गई, जहां निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक गिर गया। यह हादसा दौलताबाद गांव के पास गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे के पास हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके अलावा कई लोगों के दबे होने की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने राहत और बचाव कार्य किया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और घटना का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार द्वारका एक्सप्रेसवे पर फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा था, तभी अचानक फ्लाईओवर का एक हिस्सा एक्सप्रेसवे पर जा गिरा। एससीपी ने बताया है कि हादसे में अभी जांच चल रही है। सिद्धार्थनगर से दर्दनाक हादसा सामने आया है। मामला इटावा थाना क्षेत्र के चौखड़ा एसबीआई बैंक के सामने का है, जहां तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर पीछे बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
भारत में सख्ती के बावजूद कोरोना संक्रमण के मामले थम नहीं रहे। लगातार दूसरे दिन 62,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 62,714 नए कोरोना केस आए और 312 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 28,739 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में कुल मामले बढ़कर 1,19,71,624 हो गए हैं, जिनमें से 1,13,23,762 रिकवरी शामिल है। अब तक 4,46,310 एक्टिव केसेस मिल चुके हैं। कुल मौतों की संख्या भी बढ़कर 1,61,552 हो गई है। देश में अब तक 6,02,69,782 वैक्सीन डोज भी लगाई जा चुकी है। सिद्धार्थनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला लोटन थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने तस्कर के पास से 10 किलो 740 ग्राम चरस बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। वहीं पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद इस सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी ने 10,000 रुपए नगद का इनाम दिया है। यूपी में पंचायत चुनाव की सियासी उठापटक शुरू हो गई है। वहीं इसी क्रम में सिद्धार्थनगर जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जबकि यहां चुनाव तीसरे चरण में होना है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में 5 तहसील और 14 ब्लॉक में कुल 19,54,692 मतदाता हैं, जिनके लिए जिले में 1,263 मतदान केंद्र और 3,217 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जहां कोविड-19 के सभी गाइडलाइंस का पालन हर स्तर पर करवाया जाएगा। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है, जैसा आप लोग अवगत है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन का अनाउंसमेंट आज कर दिया गया। उसी के क्रम में ज़िला स्तर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि जो ज़िले से संबंधित जो भी सूचनाएं और डेट्स हैं, उससे सभी आपके माध्यम से सभी जनमानस को अवगत करवाया जा सके। जैसा आप लोगों को अवगत करवाया गया है कि नामांकन का जो दिनांक इस ज़िले में है वो 13 से 15 तारीख के अप्रैल के बीच में नामांकन होगा। 16-17 तारीख स्क्रूटनी के लिए रखा गया है। 18 तारीख को नॉमिनेशन का वापसी का लिए डेट दी गई है। सिंबल अलॉटमेंट जो प्रतीक आवंटन है वो 18 तारीख को किया जाएगा और 26 तारीख को मतदान यहाँ पे इस जनपद में होगा, जो तीसरा चरण है एक तरीके से पूरे चुनाव का। और जो मतगणना है जो पूरे प्रदेश में एक साथ होगी वो 2 मई को होगी। तो उसी के संबंध में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बाकी सूचनाएं जो हैं कि ARO हमारे 152 हमने किए हैं, RO 14 हैं, जोनल मजिस्ट्रेट 19 हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट 160 रखे गए हैं। 1136 ग्राम पंचायतों की संख्या है जिन पे हमें चुनाव करवाने हैं। क्षेत्र पंचायत वार्डों की संख्या 1116 है। सदस्य जिला पंचायत के वार्डों की संख्या 45 है। पोलिंग सेंटर्स जो मतदान केंद्र हैं वो 1263 हैं और मध्य स्थल जो पोलिंग बूथ्स हैं वो 3217 हैं। सभी जगह पे सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से करवाई जा रही हैं, चाहे वो पोलिंग बूथ पे सारी मूलभूत सुविधाएं को लेके हों, चाहे इन्फोर्समेंट के वर्क को लेके हों, चाहे आपके कार्मिकों की ट्रेनिंग को लेके हों। तो सभी समयबद्ध तरीके से करवाई जा रही है और कोशिश यही की जाएगी कि आपके पूरे जनपद में चुनाव बहुत शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करवाया जाए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने वाले अधिकतम लोगों की संख्या घटाकर 100 कर दी है। आपको बता दें कि अभी तक किसी शादी समारोह में अधिकतम 200 लोग इकट्ठा हो सकते थे, जबकि किसी खुली जगह में शादी समारोह में अब अधिकतम 200 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इससे पहले इस पर कोई लिमिट नहीं थी। दिल्ली में ये आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1558 नए मामले सामने आए हैं। ये लगातार तीसरा दिन जब राजधानी में 1500 से अधिक मामले सामने आए हैं और 10 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 6,55,834 हो चुकी है और अब तक 10,997 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बीते दिन 974 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब तक कुल ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 6,38,212 पर पहुंच गया है और 6,225 एक्टिव केसेस हैं।
इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉच के साथ। नमस्कार।